हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डेकाड्रोबोलिन इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि लड़के आर्मी की भर्ती क्लियर करने के लिए लगवाते हैं। कैसे इसको लगवाना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितनी देर पहले इसको लगवाना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और किस किस नाम से हमें मिल जाता है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेकाड्रोबोलिन इंजेक्शन के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। डेकाड्रोबोलिन इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनोन इंडिया एलटीडी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो नेंड्रोलोन डेकोनेट इसमें कंपोजिशन दिया होता है, जो कि हमें 25 और 50 और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाता है। अब मैं आपको इसके 50 mg के MRP के बारे में बता देता हूँ। इसका MRP 365 रुपये है और एक एम्पुल 1 ml का आता है। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको डेकाड्रोबोलिन नाम से इंजेक्शन ना मिले तो आप इन नाम से भी इस इंजेक्शन को खरीद सकते हैं। ये एकदम सॉलिड ब्रांड है। डेकोपिक इंजेक्शन, कैडाबोलिक इंजेक्शन, नेंड्रोडेक इंजेक्शन, डेकामैक्स इंजेक्शन, कैन पावर इंजेक्शन, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस इंजेक्शन को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ MRP और कंपनीज का फ़र्क है। इनमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब मैं आपको इसके कंपोजिशन के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। नेंड्रोलोन डेकोनेट एक तरह का स्टेरॉइड होता है। इसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी कहा जाता है, जो कि पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव की नकल करता है। यह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की मात्रा को इंक्रीज करता है। अब हम इस इंजेक्शन की यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो रोजोनावृत्ति के बाद होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस रोग में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है। इस रोग में हड्डियों में अचानक फ्रैक्चर हो जाता है। इसको पोरस बोन भी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हड्डियों में फास्फोरस व कैल्शियम की मात्रा में और ताकत की वृद्धि में कमी हो जाती है। अक्सर ये रोग बिना किसी लक्षण और दर्द की प्रगति कर सकता है। अगर कमज़ोर हड्डियों का दर्द से टूटना, पीठ में पुराना दर्द, रोजोनावृत्ति के बाद एस्ट्रोजन की कमी और ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के बीच में एक संबंध है। रोजोनावृत्ति के बाद हड्डियों का टूटना नई हड्डियों के निर्माण से अधिक होता है। प्रारंभिक रोजोनावृत्ति यानी कि 45 साल से पहले व इससे संबंधित किसी भी लंबे चरण में जिनमें महिलाओं का हार्मोन स्तर कम हो और मासिक धर्म न हो व असंगत हो तो हड्डियों के द्रव्यमान में कमी हो सकती है। तो रोजोनावृत्ति के बाद होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इस इंजेक्शन का प्रयोग एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए भी किया जाता है। एनीमिया तब होता है जब रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास कम या असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं हैं या आपका हीमोग्लोबिन कम है या असामान्य है तो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर हम एनीमिया के कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, त्वचा का पीला होना, दिल की धड़कन का असमान्य होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, सीने में दर्द, हाथ पैरों का ठंडा होना, सिर में दर्द होना, ये इसके कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो एप्लास्टिक एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? बात करें तो रक्त कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जब हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में एप्लास्टिक एनीमिया की समस्या होनी शुरू हो जाती है। यह स्थिति कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकती है। एप्लास्टिक एनीमिया में रोगी को हमेशा थकान महसूस होने का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, इससे संक्रमण और अनियंत्रित रक्तस्राव का भी खतरा बढ़ जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार की दुर्लभ और गंभीर समस्या है जो कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। बोन मैरो के भीतर स्टेम कोशिकाओं से होने वाली क्षति के कारण एप्लास्टिक एनीमिया की समस्या होती है। बोन मैरो हड्डियों के भीतर मौजूद ऊतक होता है। इस स्थिति में
पहले की अपेक्षा बोन मैरो से लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन कम हो जाता है। अगर हम एप्लास्टिक एनीमिया के लक्षण के बारे में बात करें तो थकान महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हृदय की गतियों का अनियमित होना, त्वचा का पीला हो जाना, बार बार संक्रमण होना, नाक या मसूड़े से खून का आना, चोट लगने पर लंबे समय तक रक्त का स्राव होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, चक्कर आना, सिर दर्द व बुखार का होना। तो एप्लास्टिक एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करने वाले जीन्स में म्यूटेशन हो तो उसे कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो लोग इस इंजेक्शन का प्रयोग रनिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक तरह का गलत तरीका है। किसी प्रकार का स्टेरॉइड लेके आप रनिंग पास ना करें। बॉडी को बूस्ट प्रदान करने के लिए इंजेक्शन लगवाया जाता है। इस इंजेक्शन को आप रनिंग पास करने के लिए मत लगवाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस इंजेक्शन के यूजेज के बारे में जानकारी थी। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट इस इंजेक्शन को लगवाते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हो उल्टी या मतली का होना, मुहासे होना, रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर में वृद्धि होना, खुजली या जलन का होना, काम इच्छा में वृद्धि का होना। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस इंजेक्शन को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस इंजेक्शन को यूज ना करें। वारफरिन टैबलेट्स, एनास्ट्रोजोल, थायरोक्सिन, ये कुछ मेडिसिन है, इनके साथ आपने इस इंजेक्शन को यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इन बीमारी से ग्रसित है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। किसी भी ड्रग के प्रति एलर्जिक है तो इस इंजेक्शन को प्रयोग ना करें। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है यानी कि डायबिटीज़ है तो भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग ना करें। अगर आपको हृदय की दिक्कत है तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज ना करें। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज ना करें। इन बीमारी से ग्रसित लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। अब वीडियो के लास्ट में हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है और लगवाने के बाद ये बॉडी की बूस्टअप को बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद आप अपनी स्पीड को तो बढ़ा सकते हैं, पर मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस इंजेक्शन को लगवा के अपनी भर्ती को क्लियर ना करें। और इस इंजेक्शन को हमेशा ही IM लगाया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। ये डेकाड्रोबोलिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।